हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसके जो चैप्टर छूटे हैं वो हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। बाकी वैसे पूरा कंप्लीट हो गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्टैटिक्स में हमारा जो पोर्शन बचा हुआ है, बचे हुए पोर्शन में मैं पहले आपको इंडेक्स नंबर करा दे रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर, ये सबसे लास्ट चैप्टर है आपकी बुक में। स्टैटिक्स वाली बुक आप अपनी देखोगे तो उसमें सबसे लास्ट चैप्टर होगा इंडेक्स नंबर। उस इंडेक्स नंबर को हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद कोरिलेशन और फिर जो बचा हुआ टॉपिक्स होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या होता है इसको समझना जरूरी है। आप जानते हैं इकोनॉमी जो है हमारी वो डायनेमिक नेचर की होती है। इकोनॉमी में हमारे कुछ चीजें चेंजेस होते रहती हैं, जैसे इनकम में चेंजेस आ जाते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। उसके बाद आपका आउटपुट में भी चेंजेस आपको देखने को मिलता है। प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं, ये बात सच है, क्योंकि डायनामिक नेचर का होता है सब कुछ। तो चीजें परिवर्तन होता रहता है। तो इंडेक्स नंबर में हमें क्या बताया जाएगा? इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर्स में हमें डिस्कस ये करना होगा कि कलेक्टिवली एक ग्रुप बना दिया जाएगा कमोडिटीज का, और उसको एक ग्रुप में डालने के बाद उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी कि उसमें कितना चेंजेस आया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये होलसेल क्या होता है छोड़ दो, वैसे आपको पता है होलसेल क्या होता है, जहां से बल्क में हम सामान खरीदते हैं। अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करूं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 115 है, ये 115 क्या है सर? ये नंबर होता है एक। होलसेल प्राइस इंडेक्स है आपका 115 2020 में एज कंपेयर टू 2019 या 2018 या 2015, कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं आपसे ये कहूं कि 2020 में होलसेल प्राइस इंडेक्स है 115 एज कंपेयर टू 2018, तो इसका मतलब ये हुआ 115 में जो 100 होता है ना, वो बेस होता है हमेशा। जो 115 में जो 100 वैल्यू होती है वो बेस होती है, इसके ऊपर या इसके नीचे होता है इंडेक्स नंबर। तो इस 115 का मतलब ये है कि 2018 के मुकाबले 2020 में जो प्राइसेस हैं वो 15% से इंक्रीज हो गए। जो कीमत है वो 15% से बढ़ गई है 2018 के कंपैरिजन में 2020 में। इसी को प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और हमें प्राइस इंडेक्स से डिस्कस करना है इसके अंदर ज्यादातर। वैसे इंडेक्स नंबर में बहुत कुछ होता है, लेकिन क्लास 11th में जितना पोर्शन हमारा है इसमें उतना ही हम पढ़ेंगे बस, ठीक है। बाकी वैसे बहुत होता है इसमें, आपका ये लगा लो 20-30% भी आपका कवर नहीं है इसमें। मेथड्स भी बहुत कम कवर है और आपका स्कोप भी थोड़ा कम है। तो जितना हमारे कोर्स में होगा हम उतना ही पढ़ेंगे सिर्फ। तो इंडेक्स नंबर आपको समझ आ गया। इसमें जब भी हम कोई इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर ऐसे ही होगा 115, 116, 118 या 98 भी। सर 98 भी हो सकता है, वैसे हो तो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा नहीं जाता इकोनॉमी में कि कीमत घटी हो। कई बार घटती भी है, हो सकता है, लगातार बढ़ता ही देखा जाता है। तो इंडेक्स नंबर का ये मतलब होता है कि बेस पीरियड, जो मैंने 2018 आपको बोला था, वो होता है बेस पीरियड, बेस ईयर कहते हैं। और जो 2020 मैंने आपको बोला वो होता है करंट पीरियड, करंट ईयर। तो बेस ईयर और करंट ईयर का भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बेस ईयर से करंट ईयर में कितना परिवर्तन, कितना चेंजेस आया, उसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी होगी। करते क्या है, इसका एक बकेट बना लेते हैं कॉमोडिटी का। जैसे मान लो फ्रूट्स हैं, तो हम एक एक करके नहीं बताएंगे कि केले का प्राइस कितना बढ़ा, आम का प्राइस कितना बढ़ा, सेब का प्राइस कितना बढ़ा, ऐसे नहीं। हम कहेंगे कि ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या वेजिटेबल्स को अलग भी कर दे तो फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है उसमें इतना परसेंट का इन्फ्लेशन आ गया, मतलब 2% का इन्फ्लेशन आ गया, 3% का इन्फ्लेशन आ गया। उसको एक जैसे कॉमोडिटी को ना एक बकेट में डाल के एक ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप के बेसिस पे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करा जाता है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है वो सीखना है हमें, ठीक है। तो ये कहानी तो समझ आ गई आपको क्या होता है इसका मतलब। अभी मैं क्वेश्चन में भी कंक्लूजन में भी लिखवा दूंगा आपको जब आंसर लिखेंगे। कॉपी निकालो सभी। मेथड्स लिखते हैं इसके, कौन कौन से मेथड्स हैं इसके अंदर। निकालो नोटबुक। वेट करो एक मिनट। करें स्टार्ट। ये लो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लो पहले, तो आप चैप्टर का नाम लिख लो इंडेक्स नंबर।
ये चैप्टर का नाम है आपका इंडेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स नंबर में क्या काम करना होगा हमें, मेथड्स कौन कौन से होंगे, देखो मेथड्स लिखो आप, यहाँ पे हेडिंग लिखो मेथड्स, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्टिंग लिख लेना, कंस्ट्रक्टिंग ज्यादा सही लग रहा है मुझे, कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स पढ़ना है हमें अपने कोर्स में, ठीक है। प्राइस इंडेक्स मैंने आपको पहले बता दिया था, हमें क्या पढ़ना है, प्राइस इंडेक्स। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स। अगर हम मेथड्स की बात करें तो मोटे मोटे दो मेथड हमारे पास हैं। कौन से हैं वो दो, एक तो है अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स, एक है हमारा अनवेटेड, इसमें कोई वेट नहीं होगा, अनवेटेड, अनवेटेड, और इसी को हम कहते हैं अनवेटेड और सिंपल, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर। और दूसरा होगा आपका वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड, आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ ठीक है, वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, ये दूसरा होगा आपका, एक अनवेटेड है और एक वेटेड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी अलग अलग होते हैं, उनको हम ना बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं नीचे नीचे जाके बताऊंगा, एक अनवेटेड होगा एक वेटेड होगा, या आप चाहो तो यहाँ पे नाम लिख लो, ये लो अनवेटेड के अंदर कौन कौन से होंगे, ठीक है, या अभी बाद में लिख लेंगे हम, ठीक है। अनवेटेड और वेटेड में कौन कौन से हैं ये नीचे लिख लेंगे, ये लो आप पहले यहाँ पे इतना लिख लो, ये दो मोटे मोटे मेथड है हमारे बड़े बड़े, वेटेड और सिंपल इंडेक्स, और एक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड और सिंपल इंडेक्स, और एक है आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर। देखो शुरू करें आगे, थोड़ा सा कम कर दें, धूम ज्यादा हो रखा है शायद, ठीक है। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, अनवेटेड से पढ़ना शुरू करेंगे आज की क्लास में, हो सकता है अनवेटेड ही हमारा कवर हो, तो अनवेटेड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो अनवेटेड, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बहुत ही इजी चैप्टर है, अनवेटेड और सिंपल, अनवेटेड और सिंपल प्राइस इंडेक्स, अनवेटेड और सिंपल प्राइस इंडेक्स, अनवेटेड और सिंपल प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर दो मेथड हमें पढ़ने हैं, इसके अंदर हमें दो मेथड डिस्कस करने हैं अनवेटेड के अंदर। एक तो होगा हमारा, एक होगा हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक होगा सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक होगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होगा, और दूसरा वाला होगा हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये दो अलग अलग मेथड होंगे, इन दोनों में फॉर्मूला क्या होगा सर, फॉर्मूला भी देख लो। सिंपल एवरेज में, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा आपका, देखो प्राइस इंडेक्स को डिनोट कैसे करते हैं पहले आप ये समझो, यहाँ पे P01 ऐसे लिखते हैं, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1, सर ये P1 P0 क्या है, रुक जाओ अभी थोड़ी देर बता रहा हूँ, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू में 100। ये वाली इक्वेशन आपकी सिंपल वाले मेथड में लगेगी, ये वाली इक्वेशन आपकी सिंपल वाले मेथड में लगेगी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन कहाँ पे लगेगी, सिंपल मेथड में। अब दूसरे पे आ जाओ, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इधर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल, सॉरी ये तो नाम तो लिख लिया था, अच्छा एक मिनट इसमें फॉर्मूला लिखना है ना खाली, P01, यहाँ पर भी P01 होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ और होगा लेकिन थोड़ा सा कुछ और क्या होगा यहाँ पर,
यहाँ पर होगा आपका ये इक्वेशन, ध्यान से लिखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सिग्मा P1 अपॉन P0, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू में 100, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू होती है ना, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसी को प्राइस रिलेटिव कहा जाता है, इसी को प्राइस रिलेटिव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्राइस रिलेटिव। आप चाहो तो यहाँ नोट लिख लो, यहाँ नीचे नोट लिख लो, नोट में लिख लो P1 का मतलब है करंट ईयर प्राइस, P1 का मतलब है करंट ईयर प्राइस, ये करंट ईयर का प्राइस होगा। P1 का मतलब है करंट ईयर प्राइस और P0 का मतलब है बेस ईयर प्राइस। जो क्वेश्चन में बेस होगा उसका प्राइस होगा बेस ईयर प्राइस, ये होगा आपका P0, बेस ईयर प्राइस होगा P0। फिर इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ये प्राइस रिलेटिव के इक्वल है, जो ये वाली वैल्यू है ये प्राइस रिलेटिव के इक्वल है। यहाँ पे नोट आप लिख सकते हैं, ये प्राइस रिलेटिव यही चीज है जो आपने ये ऊपर लिखी, P1 अपॉन P0 इंटू 100। जो P1 अपॉन P0 इंटू 100 होगा ये प्राइस रिलेटिव होगा, और फिर इसका समेशन कर देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे, ठीक है। करें क्वेश्चन? यहां तक देख लो पहले, यहां तक कॉपी कर लो सभी, फिर क्वेश्चन करते हैं। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो इसके कंसेप्ट हो गया आपके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। लिखो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 1999 taking 1985 as the base year, आपको 1985 को बेस ईयर लेना है, 1985 as the base year from the following data, using, आपको यूज करना है, यूजिंग के यूज करने हैं। नंबर वन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक तो आपको यूज करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, आपको एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करना है। और नंबर बी, दूसरा आपको यूज करना है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आपको एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करना है और एक सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन की टेबल दी होगी, कॉमोडिटीज का एक कॉलम बना होगा, इसके बाद एक कॉलम बना होगा आपका प्राइस का, प्राइस इन 1985, ये रुपीस में होगा, प्राइस 1985 में कितना था। और फिर एक कॉलम होगा आपका प्राइस इन 1999, ये भी आपका रुपीस का कॉलम होगा। इसको आगे बढ़ा लें, ये लो,
ये भी आगे बढ़ा लो, इधर से भी एक लाइन ले लो। कॉमोडिटीज के नाम लिख लेते हैं पहले, ए, बी, सी, डी, डी के बाद ई और ई के बाद एफ। ये कॉमोडिटीज हैं। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमोडिटीज के नाम हो गए आपके, ये कॉमोडिटीज के नाम हो गए आपके ए बी सी डी ई एफ। अब इनके प्राइस दिए हुए हैं 1985 का। 1985 का प्राइस ये कह रहे हैं यहाँ पर 8 रुपए, यहाँ पर 15 रुपए, यहाँ पर 12 रुपए, यहाँ पर 10 रुपए, यहाँ पर 10 रुपए, यहाँ पर 12.5। अब देखो 85 में ये प्राइस था, 1999 में इसका प्राइस 10 रुपए बढ़ गया, इसका प्राइस 21 रुपए ये भी बढ़ गया, इसका प्राइस 36 रुपए ये भी बढ़ गया, इसका प्राइस 14 रुपए ये भी बढ़ गया, इसका प्राइस ये भी बढ़ गया, इसका प्राइस 17 ये भी बढ़ गया। ये अलग अलग इंडिविजुअल कॉमोडिटीज हैं ए बी सी डी ई एफ, लेकिन हमें इंडिविजुअल कॉमोडिटी की जगह हमें इनको एक ग्रुप में कैलकुलेट करना है, एक सिंगल वैल्यू बता देनी है जिससे कि सबके बारे में पता चल जाए, एक एवरेज डेटा, एक एवरेज डेटा पता चल जाए सबके बारे में। क्वेश्चन लिख लिया सबने, अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो मैं एक ही टेबल में दोनों का कर दूंगा, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। दोनों मेथड एक साथ एक ही टेबल में हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये देखो सॉल्यूशन। आप अब इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्म में। ये कॉमोडिटीज, एक कॉलम कॉमोडिटीज का। इसके बाद आप क्या करना, सीधा आप अपने जो आपकी वैल्यू, जो आपका एब्रीविएशंस होते हैं छोटे वाले शॉर्ट वाले, वो यूज कर लेना। जैसे देखो 1985 और 1999, मुझे बताओ कोई बच्चा इसमें बेस ईयर कौन सा है, इसमें बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर? 1985 हाँ, बेस 1985 ईयर। बेस ईयर है और 1999 करंट ईयर है। जो बेस वाला होता है वो P0 होता है और करंट वाला P1 होता है। तो ये एक कॉलम तो हो गया P0 का। अब मैं यहाँ पे ईयर नहीं लिख रहा, समझ गए ना, मैं ईयर नहीं लिख रहा यहाँ पे। और एक कॉलम हो गया P1 का, ठीक है। अब देखो पहले इतना करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कॉमोडिटीज के नाम यहाँ पे लिख लेंगे, लिखते जाओ साथ साथ, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हो गए आपके कॉमोडिटीज के नाम। बेस ईयर के प्राइस लिख लेते हैं, 8 इसका है, 15 इसका है, 12, 10, 10, 12.5। फिर P1 में लिखेंगे तो ये है 10, ये है 21, ये है 36, ये है 14, फिर ये है आपका 12 और ये है 17। यहाँ पे हो जाएगा टोटल। देखो पहला मेथड का आंसर तो आ जाएगा। पहला मेथड में कौन सा अप्लाई करना है, पहला मेथड में अप्लाई करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फर्स्ट मेथड जो हमें अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में P01 इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू में 100। दिस सिंप्लीफाई करो टोटल। P0 का टोटल कितना आ रहा है, 15, 12 और 8 20, 20 और 15 हो गया ये आपका 35 और 10 45 और 10 55, 55 65 67.5। तो इसका टोटल हो गया 67.5। P1 का टोटल कितना होगा, एक जैसे ये 1 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, ये 0 2 बैलेंस 2 1 3 1 4 1 5 3 8 8 2 10, 10 और 1 11, 110 हो गया इसका टोटल। P1 का टोटल ऊपर रखना है मतलब 110 को ऊपर, P0 के टोटल को नीचे रखना है मतलब 67.5 नीचे, और इनटू में क्या रखना है 100। तो आंसर फाइनल कितना हुआ, करो डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो करना पड़ेगा। अब इसका कोई रास्ता नहीं है, या तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ एक 0 और लगा लो, या पॉइंट मत हटाओ, ये अपने आप आपको करना पड़ेगा। इसके बाद तो सॉल्व करना ही पड़ेगा वरना नंबर पूरा नहीं मिलेगा। बताओ कोई बच्चा करके कितना आ रहा है।
कितना आया? 162.96। ठीक है, 162.96। कैलकुलेटर यूज मत करना वरना वो तो मैं भी कर देता ना, ठीक है, आप करना हमेशा। अब देखो यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन में लिखवा नहीं रहा, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लो। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक नंबर को देखकर आप ये बताओ इससे क्या समझ रहे हो, इससे क्या समझ आ रहा है, ये 162.96 से आपको क्या समझ आ रहा है, तो आप ये कहोगे सर 162.96 shows that, ये दर्शाता है there is a net increase, there is a net increase of 100 को अलग कर लो, 100 बेस होता है, तो 100 अलग करके कितना बचा 62.96। तो यहाँ पे क्या हुआ, there is a net increase of 62.96% in prices, कीमतों में 62.96% की वृद्धि हुई है as compare 99 in 1999 as compared to prices in 1985। 1985 के मुकाबले 1999 में जो प्राइसेस हैं हमारे उसमें नेट इंक्रीज हुआ है 62.96% का। ये मतलब है इसका, इस आंसर का। ये आपको कंक्लूजन वैसे लिखना नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना होता हमें 11th क्लास में, बट फिर भी आप इसका इंटरप्रिटेशन समझ लो। अगर इंटरप्रिटेशन लिखने के लिए बोल दे तो ये एक लाइन आप लिख देना, शोज दैट देयर इज, अगर ये 100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो अमाउंट, देयर इज अ नेट इंक्रीज ऑफ 62.96% इन प्राइसेस इन 1999 एज कंपेयर टू 1985। बस एक लाइन ही लिखनी होगी। अब देखो अगले मेथड पे आते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये अगला मेथड है हमारा। इसके अंदर इक्वेशन क्या आती सर, इसके अंदर था P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसका समेशन और इसको डिवाइड कर देना है n से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100 का। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसी को प्राइस रिलेटिव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव। ये कैसे बनेगा सर, ये ऐसे बनेगा, देखो P1 कितना है 10 डिवाइडेड बाई P0 कितना है 8 इंटू में 100, जो भी आए वो आगे लिख लेना। फिर आपका यहाँ पे P1 कितना है 21, P0 कितना है 15 इंटू में 100, जो भी वैल्यू आए इसको आगे लिख लेना। ठीक है, ये कितना आ रहा है बताओ जरा कोई, $50 आ रहा है? सर 125। सर 125। 125 मैंने कुछ गलत कर दिया, 2 4 द 8 2 5 द 10, ठीक है, 4 से 25, अच्छा 25 5 द 125, ठीक है ठीक है ठीक है 125। ऐसे ही सॉल्व करते जाओ आगे, ये भी लिख लेना सॉल्व करके। 36 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 100, ये इंडिविजुअली करना पड़ेगा सबको। 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 100, 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 100, एंड आपका सेकंड का 140 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू में 100। हाँ, अब एक एक करके मुझे आप बताओ क्या बता रहे थे। सेकंड का 140, ठीक है 140। फिर अगला नेक्स्ट 12 या 36 और 300 हो गया, ये 300, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 140, इधर भी 0 से 0 कट गया, ये 120। ये तो इजी वाले हैं। इधर अब डेसिमल में आ गई बात, 0 हटा के पॉइंट हटा के 0 लगा के करो या वैसे करो, कितना आ रहा है बताओ लास्ट वाला। जल्दी, डेसिमल हटा दें तो 0 लग जाएगा, 25 से कट जाएगा ये 5 बार में, और वो कट जाएगा आपका 100 4 बार में, 40 बच जाएगा, और 5 से 8 40 कट जाएगा 8 बार में, और 17 8 का कितना होता है, याद है किसी को 17 का टेबल? मुझे तो याद नहीं, मुझे 12 तक ही आते हैं सर 85। नहीं 17 8 85 कहाँ से होने लगा,
एक मिनट, कुछ गलती कर दी मैंने, एक मिनट डिवाइड करने में, सही से सॉल्व करो। तो 17 8 136। हाँ 136 होगा, ठीक है ठीक है 136, ठीक है। अब इनको टोटल करो, जो ये वाली सारी वैल्यूज आई हैं, तो ये कोने से कर लेते हैं। 5 5 और 6, 6 5 11, 1 1 बैलेंस, 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 3 13। एक मिनट, उल्टा उल्टा हो गया, एक मिनट, दूसरा वाला नंबर है ना। कितना 1 बैलेंस बचा था? 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10, ये 0 है, 10 4 14 14 और 2 16, 16 का 6 1 बैलेंस, एक और 1 2 3 4 4 3 7 1 8 1 9, 961 हो गया। ये टोटल आ गया 961। इस टोटल को यहाँ रख लो अब इक्वेशन में, ये वाला ये हो गया समीशन, हो पूरी वैल्यू हो गई है, पूरी वैल्यू 961 हो गई टोटल वोटल करके। एन का मतलब होता है कॉमोडिटीज काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 कॉमोडिटीज है, और अब इसे डिवाइड कर लो 6। आंसर ना अलग अलग आएंगे दोनों मेथड से, ध्यान रखना, आंसर सेम नहीं आएंगे, आंसर सेम नहीं आएंगे। बताओ कितना आया आंसर? नाइन 61 डिवाइडेड बाई 6, 160.16 आ रहा है, 17 ले लेना। इसका मतलब क्या हुआ? 160.17 का मतलब क्या हुआ? 160.17 shows that there is a net increase of 60.17% in prices in 1999 as compared to prices in 1985. दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट आंसर बाय सिंपल दोनों से अलग अलग होगा, मे नॉट बी द सेम, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम, कभी कभी आ भी सकता है और अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो मेथड हमने डिस्कस करे, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसको पूरा कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए। कौन बच्चा गायब हुआ है ये? लिख लिया होगा ये सबने ना, हटाएं इसे। ठीक है, हटा देते हैं इसे, लिख लिया होगा सबने। ये देखो ऊपर से दोबारा देख लो, एक एग्जांपल लिखा था हमने, एग्जांपल के बाद ये इसका सॉल्यूशन है। दोनों मेथड से था तो दोनों एक ही टेबल में बना लिया हमने, ठीक है। ये टेबल बन गई हमारी। इसके बाद दोनों मेथड्स के हमने फॉर्मूले लिखे, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो फिर हमने वैल्यूज पुट करके इनका फाइनलाइज आंसर कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ जरा, एक मिनट, क्या हो गया? एक सेकंड रुको बस। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, हम क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला मेथड हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन निकालें, क्योंकि अभी है हमारे पास 7-8 मिनट, 40 मिनट होने में 7-8 मिनट अभी हैं, तो तब तक एक क्वेश्चन करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स के बुकलेट है हमारी, इसमें सबसे लास्ट पेज पे होगा इंडेक्स नंबर, आखिरी में ही आ जाते हैं सीधा। ये लो, ये रहा इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 16 17 18 19 20 क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे। उसमें से भी आपके यहाँ से यहाँ तक तो आपका 1 से लेकर 5 तक तो जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है वो वाले हैं। फिर उसके बाद अगला मेथड है, तो 1 से 5 तक जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करा है वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं करना क्वेश्चन। एक मिनट बस, दिख रहा है क्वेश्चन पूरा या और थोड़ा आगे करूं? ये लो थोड़ा और लेफ्ट में कर लेते हैं ये, अब ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करो इसी को, फर्स्ट क्वेश्चन को ही कर लो जल्दी फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन करो सभी बच्चे, दोनों मेथड से निकालना है। 6 मिनट का टाइम है, वरना क्लास बंद हो जाएगी, तो इसलिए 6 मिनट में ही कर लो, समझ गए मेरी बात। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये लो हाईलाइट कर दिया मैंने इसको।
आप क्वेश्चन मत कॉपी करना, आप सीधा सॉल्यूशन की टेबल बनाओ, क्वेश्चन मत लिखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, बुकलेट सबके पास है, ये क्वेश्चन मत लिखना, सीधा सॉल्यूशन की टेबल बना लो। कॉमोडिटी ABCD का कॉलम बना लो, फिर एक P0 का, एक P1 का, और फिर आंसर निकालो जल्दी। ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है। कर रहे हैं सब क्वेश्चन ना? बंद कर देता हूं मैं इसकी रिकॉर्डिंग तब तक। पांच क्वेश्चन है टोटल जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करा है। पहला आप अभी कर रहे हो मेरे सामने ही, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये होमवर्क में कर लेना, 1 से 5 तक। फर्स्ट वाला आ गया होगा, बता दो जिसका आ गया है। सर 134.56। नहीं, इसमें तो आंसर 138 लिखा हुआ है। मेरा आंसर ये लो, ये राइट साइड में आंसर लिखा हुआ है 138। एक मिनट, ये रहा आंसर 138, 148, 138.46 पहले वाले से आएगा सिंपल एग्रीगेटिव से, और 148.75 दूसरे वाले से आएगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से। कहाँ गलती कर दी? ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। दो 5 4 2 ठीक है, 4 6 5 3 क्वेश्चन भी ठीक है बिल्कुल। वो सर मैंने वो 13/18 था ना, 18/13 कर दिया था, सही आ गया। ठीक है। बंद हो जाएगी क्लास, ठीक है? बाकी के 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ध्यान रखना। सर क्लास दूसरे वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था सर एक बार? P1/P0 का कॉलम बना लो पहले एक, P1/P0 into 100 कैलकुलेट कर लो और फिर उन सबका टोटल कर दो, और फिर उसको नंबर ऑफ कॉमोडिटी जैसे 1 2 3 4 से डिवाइड कर देना। एक कॉलम बना लो P1/P0 का इंटू 100, P1/P0 इंटू 100, उसका अलग से एक कॉलम बना लो, वो वैल्यू कैलकुलेट करके सबको ऐड कर लो। ठीक है, हो गया। तो बाकी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये होमवर्क है। अगली क्लास में ये खत्म ही हो जाएगा, ये समझ लो। और नहीं भी हो पाया तो 2 सेशन लेंगे हम, तो खत्म ही हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में ये।
बस 2 ही क्लास का चैप्टर है, एक में ही हो जाता है। वैसे 40 मिनट की क्लास है अभी हमारी, इसलिए, वरना अगर 1.5 घंटे की क्लास होती तो एक में ही हो जाता है।